Hello students, good morning. I am N. Kant, your English teacher. In the last video class, we have discussed about the apartheid as a political system introduced first by the British rulers first time in a country like South Africa. Towards the end of the last day class, I had mentioned that the apartheid was a system created by those white rulers, ultimately formed the basis of one of the most inhuman, discriminatory, and harshest societies the world had ever seen. हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बतलाया था एपार्थेट के सिस्टम के बारे में। जहां मैंने वीडियो लेक्चर को ब्रेक किया वहां पे इस बात की मेंशनिंग की स्ट्रांगली कि उन ब्रिटिश रूलर्स ने फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में उस एक पॉलिटिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो फाइनली एक आधार बन गया किस चीज़ का। साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में अत्यंत अमानवीय, सबसे कड़ा प्रतिबंध लगाने वाला हार्शेस्ट और विभेदकारी सोसाइटीज़ को फॉर्म करने का यह एक टूल बन गया, एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल टूल बन गया जिसे शायद इससे पहले विश्व ने कभी देखा नहीं होगा। बट नाउ ऑन दिस वेरी occasion of the historic event of inauguration, Nelson Mandela says that after this inauguration and along with this very newly formed government, that is non-racial government, that is democratic government, there shall be no any discrimination between the peoples of the land, whatever their color of skin is, whatever their background is, and whatever their social life is. ओके, उन्होंने कहा कि इस नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद जो इनॉग्रेशन इवेंट के ख़त्म होने पर डिसाइड किया जाएगा, उस नई गवर्नमेंट में इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि यहाँ की जो जनता है उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे स्किन के रंग के बेसिस पे या उनके ट्राइबल जो लाइफ हैं उसके बेसिस पे या किसी सोशल बैकग्राउंड के बेसिस पे उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि दिस गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज देयर राइट्स एंड फ्रीडम एज वेल। ओके, in the next paragraph, Nelson Mandela seems to see this very time and moment of inauguration as an outcome and result of the rich contributions of those South African patriots. He sees this very opportunity as a result and an outcome of the unimaginable sacrifice, struggle, courage, and wisdom of those South African patriots whose work and whose contribution cannot be counted, cannot be repaid, and who have now gone before himself. यहाँ आगे के पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला इस इनॉग्रेशन के मोमेंट को और इस हिस्टोरिक इवेंट को उन्होंने साउथ अफ्रीका के हजारों
देशभक्तों, पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त, देशभक्तों के अदम्य साहस, उनकी द्वारा की गई त्यागों के कंट्रीब्यूशन के रूप में देखते हैं, जिनकी बदौलत आज अफ्रीका जैसे कंट्री में इनॉग्रेशन जैसी हिस्टोरिक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई। इस रूप में नेल्सन मंडेला ने उनके कृत्यों को नापने की कोशिश की है, उसकी बड़ाई करने की कोशिश की है। आगे वो इस बात का खेद जाहिर करते हुए कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि ये सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स उनसे पहले गुजर गए। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन ही सीम्स टू मेक ए सीरियस कमेंट अबाउट हिमसेल्फ। आगे की लाइन में वो अपने बारे में एक सीरियस कमेंट यूज करते हुए कहते हैं, व्हाट आई एम नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दोज साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स। वो अपने बारे में बतलाते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उन सारे साउथ अफ्रीकन्स के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशंस का एक छोटा सा सम। ओके, फिर लास्ट लाइन में उन्होंने इस पैराग्राफ, रनिंग पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स में उन्होंने ये भी कहा कि he is feeling today very sad for the realization of the fact that those patriots could not see just what their sufferings, what their courage, what their struggling life could work in the history of this very country. He seems to be sad at the realization of the fact that he himself could not thank them for their rich contributions. और आगे के लाइन में उन्होंने इस बात का दुख जाहिर करते हुए कहा कि मैं दुख महसूस करता हूँ कि उन सारे बड़े ग्रेट पीपल के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशंस के प्रति मैंने कोई थैंक्स नहीं बोल पाया। और शायद लास्ट में उन्होंने इस बात का भी दुख जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अफसोस लगा रहेगा कि वो सारे ग्रेट पैट्रियट्स अपने स्ट्रगल, अपने सेक्रीफाइस, अपने करेज का कैसा परिणाम निकला यहाँ के लोगों के लिए, उसको नहीं देख पाया। ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला speaks about the apartheid, its policy regarding what it was about, its negative and positive effects. Nelson Mandela now says that this apartheid as a political and historical system introduced first time by the British rulers in South Africa had created a profound and deep wound on the national life of the people, recovering from which it would take a little more of time. That is not ordinary thing. And regarding its negative aspects, negative effects, he says that the decades of oppression, the decades of cruelty, oppression means harassment, that is physical and psychological utpiran, and brutality means cruelty. These two things have produced really a long line of eminent South African great patriots. वो आगे बतलाते हैं कि इस एपार्थाइड पॉलिसी जिसने
इस देश के राष्ट्रीय जीवन, इस देश के लोगों के राष्ट्रीय जीवन के ऊपर गहरा घाव और जख्म छोड़ दिया, जिससे यहाँ के लोगों को इस देश को उभरने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। उनके अंदाज में ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था उस अपार्थाइड सिस्टम का। और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि डिस्पाइट बीइंग बैड, डिस्पाइट बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी, दिस पॉलिसी प्रोड्यूस्ड ए लॉन्ग लाइन ऑफ great and eminent South African patriots, those people with such a generosity, wisdom and sacrificial feelings. उनका कहना है कि एपार्थाइड सिस्टम के दो उसके पक्ष थे, उसके प्रभाव हुए नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक पक्ष के रूप में उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी ने इस देश के जनमानस के ऊपर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। लेकिन सकारात्मक प्रभाव के बारे में बतलाते हैं कि इस सिस्टम का ही यह असर था, पॉजिटिव इफेक्ट था कि इस लैंड पे हजारों और सैकड़ों ग्रेट पीपल पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को उस एपार्थाइड के हिस्टोरिकल मिस्टेक से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को। वो लोग इनके नज़र में, नेल्सन मंडेला की नज़र में, जो जेनरसिटी के मामले में एक बेस्ट एग्जाम्पल थे। जेनरसिटी मीन्स होता है द फीलिंग ऑफ काइंडनेस, जो विजडम और सैक्रिफिशियल फीलिंग से भरे पड़े थे। ऐसे लोगों की यहाँ कोई कमी नहीं रही। ये उसी एपार्थाइड सिस्टम का पॉजिटिव इफेक्ट था। नाउ इन द बिगिनिंग लाइन्स ऑफ द चैप्टर ऑन पेज नंबर 21, Nelson Mandela says that he knows well his country is rich in minerals, natural resources, diamonds and gems. He knows that his country can never be poor and destitute. But what he has been realizing since very early in his life, that its great wealth is its people. He knows that the great wealth of his country is not those natural resources, minerals and gems and diamonds. Rather, the great wealth of the country is its people. Finer people, truer people, more than those purest diamonds. These are some beautiful words, lines used by Nelson Mandela in this book. Okay? नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि he has learned a lot of things from those South African patriots during that very days of struggle for the freedom from the British imperialism. And in this regard, he was lucky to learn the meaning of courage in his personal life from those comrades, from those comrades. Comrades means साथी। वो बतलाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग लाइन में कि उन अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के इस संग्राम में उन्होंने उन साउथ अफ्रीकन ग्रेट पैट्रियट्स से उन्होंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। उनमें से एक था करेज का मीनिंग समझना, है ना। ही लर्नड व्हाट द मीनिंग ऑफ द वेरी वर्ड करेज। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज several times he has seen many men and women risking their lives, giving their lives for a great noble cause, for
a good new idea. Several times he has seen many people standing up to attacks, thus torturing their own body but without breaking their spirit. वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि हमने उन्हीं देशभक्तों से कई सारी चीज़ें मैंने सीखी। उनमें से एक था साहस क्या होता है, उसका अर्थ समझना, करेज, उत्साह दिखाना, साहस दिखाना। इसका भी अर्थ हमने उन्हीं से सीखा। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा, नेल्सन मंडेला ने, कि कई बार मैंने पर्सनल लाइफ में देखा बहुत सारे लोगों को, मर्द हों, स्त्रियां हों, पुरुष हों, स्त्रियां हों, उन सबों को कई बार अपनी जान जोखिम में डालते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इवन कि कई बार हमने उनको देखा है अपने सामने अटैक्स, हमलों को फेस करते हुए, जिसकी वजह से कई बार उनके शरीर जख्म हुए, उनके शरीर पे कई जख्म हुए, लेकिन उससे उनकी हिम्मत नहीं टूटी, विदाउट ब्रेकिंग देयर स्पिरिट, शोइंग अल्टीमेटली देयर पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस यहाँ मीनिंग दिया गया है एबिलिटी टू डील विद द ऑड सिचुएशन, बुरी परिस्थिति को फेस करने की जो क्षमता कुछ लोगों में होती है उसे कहा जाता है रेजिलियंस। ओके, तो इस तरह ऐसे अनगिनत लोगों को उस हमलों की स्थिति में भी, आक्रमण की स्थिति में भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हुए, लेकिन बिना हिम्मत हारे, मुस्कुराते, उन्होंने रेजिलियंस की शक्ति को दिखाने की कोशिश की। ओके, द लास्ट लाइन्स ऑफ this second paragraph on page number 21 is clear-cut revelation of the fact what according to him courage is, and what according to him the bravery is, who is the brave. Okay, इस पेज 21 के सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है ये करेज क्या होता है और किसे हम बहादुर व्यक्ति कहते हैं, उसको अपनी अंदाज में बड़ी सिंपलिसिटी के साथ एक्सप्लेन किया है। ही एक्सप्लेन्स दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट इट्स ट्रियम्फ ओवर इट। Further, he also adds to the point, saying that the brave man is not he who does not feel afraid, rather the one who conquers it. उनके मुताबिक करेज क्या होता है, उत्साह, जोश, ये क्या होता है? उत्साह और जोश का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति में डर की कमी है। उत्साह और जोश का अर्थ व्यक्ति में डर की कमी नहीं, डर का एब्सेंस नहीं, बल्कि उत्साह और जोश का अर्थ होता है डर को जीतना, भय को जीतना, भय के ऊपर काबू पाना। और इस लिहाज से उनके मुताबिक बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो नहीं डरते हों, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो हैं जो डर के ऊपर जीत कायम करते हैं। Is that clear? The last paragraph on the stage helps us know, according to his some rigid viewpoints regarding the fact that no man is born, according to him, no man is born hating one another only because of the color of his skin, only because of his social background, or only because of his religion. उनके मुताबिक कोई आदमी जन्म से ही एक दूसरे के खिलाफ घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है। घृणा किस बात की?
जिससे हम घृणा कर रहे हैं उसके शरीर का के चमड़े का रंग वो नहीं जो हमारा है, उसका सोशल बैकग्राउंड वो नहीं जो हमारा है, या उसका रिलीजन वो नहीं जो हमारा है। इस फीलिंग के साथ यानी घृणा की फीलिंग के साथ कोई आदमी पैदा नहीं लेता। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम ए मैन मस्ट लर्न टू हेट, a quite peculiar thing. According to him, a man must learn to hate. And if he can learn to hate, naturally he will learn to love. Because according to him, once again, love naturally comes to the human heart. उनके मुताबिक आदमी को सबसे पहले घृणा करना सीखना चाहिए, और कोई आदमी सबसे पहले किसी चीज किसी व्यक्ति के खिलाफ घृणा करना सीख जाता है तो बाद में उसी व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति से और दूसरे चीज से प्यार करना भी आने लगता है, उससे उसकी चाहत बढ़ने लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि ये जो लव है वो नेचुरली आदमी के ह्यूमन हार्ट में आता है, पैदा होता है, इसकी फीलिंग डेवलप करती है। इसके लिए कोई आर्टिफिशियल सिचुएशंस होना जरूरी नहीं होता। ओके, किस तरह से स्वाभाविक रूप से आदमी के दिल में किसी चीज और व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना प्रस्फुटित होती है, इसका एक एग्जाम्पल देते हुए अपने निजी लाइफ से रिलेटेड वो कहते हैं कि जब मैं और मेरे साथी कॉमरेड्स जेल में बंदी बनाए गए थे, जितने दिन रहे थे जेल में, प्रिजन में, उस प्रेजेंट लाइफ को याद करते वो कहते हैं कि कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों का, हम सारे कॉमरेड्स को, प्रिजनर्स को अपनी अपनी लिमिट में रहने के लिए जब पुश करता तो उस समय नेल्सन मंडेला बतलाते हैं कि उसी सिक्योरिटी गार्ड के आंखों में हम कुछ ही देर के लिए सही, सेकंड भर के लिए ही सही, एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखा करते थे। मानवीयता और इंसानियत की चमक उनकी आंखों में दिखाई पड़ती थी, सेकंड ही भर के लिए। उनका मानना है ये ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी सेकेंड ही भर के लिए सही मेरे जैसे आदमी, साउथ अफ्रीकन मैन जो ब्लैक स्किन का था, जो ब्रिटिश और वाइट रूलर्स के अगेंस्ट में एक रिवेलियन था, एक क्रांतिकारी था, एक क्रिमिनल था, उसके लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड के आंखों में सेकंड भर का वो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी काफी था। इस सच में विश्वास करने के लिए कि देयर इज द ह्यूमैनिटी स्टिल इन द वर्ल्ड, कि आज भी दुनिया में इंसानियत है। और यहाँ पर लास्ट लाइन में, इस पैराग्राफ और पेज के लास्ट लाइन में उन्होंने कहने की कोशिश की है कि मैंस गुडनेस इज आफ्टर ऑल लाइक अ फ्लेम, a flame of fire, which can be hidden but can never be extinguished. आदमी की अच्छाइयाँ आग की लपट की तरह होती हैं, जिसे दबाई तो जा सकती हैं, छुपाई तो जा सकती हैं, बुझाई नहीं जा सकती हैं। This is all about today's video lecture. Thank you for attending today's lecture.